Assalamu alaikum. If you recall, what we have been doing in the previous sessions is that we are doing those theories which are challenging the dominant paradigm of limited effects. ये अगर आप हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में जो हमने डिस्कस किया है वो हम डिस्कस ये करें कि हम उन थेरीज को डिस्कस करें जो कि उन थेरीज को चैलेंज कर रही हैं, जो कि ये कह रही हैं कि मीडिया का जो है वो एक लिमिटेड इफेक्ट है। हमने बात कहाँ से शुरू की थी? हमने बात यहाँ से शुरू की थी कि शुरू में मास मीडिया के बारे में ये समझा जाता था कि मास मीडिया हैज़ अ वेरी पावरफुल इफेक्ट, एंड देन ग्रेजुअली we came to those middle range theories which stated that mass media does not have a powerful effect, it has a limited effect. And to say these middle range theories said all this in the light of lot of empirical evidence, in the light of lot of experiments and in the light of surveys that they had conducted. और इसके साथ साथ हमने फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उन थेरीज को डिस्कस करें जो कि इस लिमिटेड इफेक्ट पैराडाइम को चैलेंज कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने जो लास्ट सेशन में जो थ्योरी डिस्कस की वो थी डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन जो थ्योरी है, इट इन अ स्मॉल वे चैलेंज दैट डोमिनेंट पैराडाइम व्हिच सेड दैट mass media has a limited effect. So what we did in the diffusion of innovation theory was that any innovation which can be an idea, it can be a new technique, it can be a new technology, it diffuses into the society in a predictable manner and in a predictable and a patterned manner. यानी कोई भी innovation जो कि एक आइडिया हो सकता है, कोई टेक्निक हो सकती है, वो माशरे के अंदर एक प्रिडिक्टेबल तरीके से फैलती है और या अपनाई जाती है। और जब ये कोई नई चीज़ माशरे में आती है तो इसमें कुछ अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, यानी वो उसको फ़ौरन अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ उसमें लेट अडॉप्टर्स होते हैं और कुछ उसमें ऐसे अडॉप्टर्स भी होते हैं जो कि बहुत देर के बाद अडॉप्ट करते हैं कोई भी नई टेक्निक को। वी डिड ऑल दोज एंड वी डिड द कैटेगरीज ऑफ ऑल दोज पीपल हु अडॉप्ट एन इनोवेशन at different stages, and we understood this adoption pattern in the pattern of S. और वो S का जो पैटर्न है उसमें जो हमने बात डिस्कस की थी लास्ट सेशन में वो ये था कि जब शुरू में कोई इनोवेशन आती है तो कुछ जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं वो बड़े एंटरप्राइजिंग होते हैं, they are more confident and they are more enterprising and they are more creative and they are ready to take new challenges. और जब आहिस्ता आहिस्ता जब वो नई चीज़ बाकी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो जिस स्पीड से जब वो एक्सेप्ट करते हैं तो हम फिर कहते हैं कि इट इज़ एक्सप्लोडेड इनटू द सोसाइटी। यानी कि अगर कोई इनोवेशन या कोई नया ख्याल या कोई नई टेक्निक जब माशरे के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ फैलना शुरू कर दे तो हम उसे कहते हैं कि इट हैज़ एक्सप्लोडेड इन द सोसाइटी। और ये टर्म है, हमने डिस्कस किया था कि एक टर्म हैज़ कम फ्रॉम द क्रिटिकल मास फिनोमेना व्हिच वी स्टडी इन फिज़िक्स। और फिज़िक्स में जो हमने ये जो क्रिटिकल मास का जो कॉन्सेप्ट है वो जो हमने समझा था वो ये था कि क्रिटिकल मास के अंदर बेसिकली होता है कि हाउ रेडियो एक्टिव एजेंट्स प्रोड्यूस अ चेन रिएक्शन। और वो उसमें ये था कि किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन जब एक एटम को हिट करता है तो उस एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो सारे के सारे दूसरे एटम्स को जाके हिट करते हैं। इस तरह से हर एटम में से और इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होते हैं और ये जो इमिशन है इस तरह से एक चेन रिएक्शन होता है। और ये जो चेन रिएक्शन है इससे ही जो कॉन्सेप्ट है एक्सप्लोजन का या एक्सप्लोड का वो डेवलप होता है। तो थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के अंदर भी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी इनोवेशन जब माशरे के अंदर बड़ी तेज़ी से फैलने लग जाए तो वो एक्सप्लोड करती है। अब जो हमने करना है दैट वी हैव टू डिस्कस बेसिकली द सीन ऑफ 1960s, क्योंकि 1960s का जो भी पॉलिटिकल और सोशल सीन है दैट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई ग्रेजुअली सोशल साइंटिस्ट चेंज देयर व्यू फ्रॉम द लिमिटेड इफेक्ट paradigm to again a powerful effect of mass media. यानी हमें वो कुछ पॉलिटिकल और सोशल इवेंट्स को देखना पड़ेगा जिससे कि हमें ये मालूम होगा
कि किस तरह से जो सोशल साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि मैस मीडिया का लिमिटेड इफेक्ट नहीं है बल्कि मैस मीडिया का एक पावरफुल इफेक्ट है. व्हाट आर द इवेंट्स इन हिस्ट्री व्हिच लेड टू दिस बिलीफ? बेसिकली एज वी नो कि these theories were introduced and developed in the American society. Now, in the US, after the Second World War, and then in the 1960s, there was this vast development in technology. And this technology had changed the whole lifestyle of the people. Because of this technological development, people started leading a very comfortable life and a very efficient life, which was a very different life from the life that they were leading previously. और इसके अंदर इस नए सीन में जो मैस मीडिया है और पर्टिकुलरली जो टेलीविज़न है उसका जो रोल है वो बहुत पिवटल है. और वो जो मैस मीडिया है जिस तरह से उसने लोगों का लाइफस्टाइल में जो चेंज आया वो दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू. और उस ज़माने के जो सोशल साइकोलॉजिस्ट थे उनका ये कहना था कि जो मैस मीडिया पर्टिकुलरली जो टेलीविज़न है ना वो उसका इतना पावरफुल इफेक्ट है कि आप ये नहीं कह सकते कि इसका कि मास मीडिया का लोगों की जो लाइफस्टाइल है उस पर कोई असर नहीं है. एंड व्हाट हैपेंड वाज कि debate started growing between those people who said that media has a limited effect and those people who said that media has a powerful effect. In fact, those people who said that mass media has a limited, those people who criticized those people who said that media has a limited effect said that they have their vested interest, because society में जो changes आ रहे थे जो कि अभी हम डिस्कस भी करेंगे उन चेंजेस के लिए मास मीडिया पर्टिकुलरली टेलीविजन को जिम्मेदार ठहराया गया. Television was made responsible for the major changes in the society. So the critics of the limited effect of mass media said that if people are saying, if social scientists are saying that mass media does not have a powerful effect, they have their own vested interest to meet. And on the other hand, those people who were saying that mass media has a limited effect, they were critical of those who were saying that mass media has a powerful effect, and they were saying they are saying because they again have their vested interest, and the vested interest is that they are trying to show that mass media is powerful, and so it would attract more advertisers and it has a more commercial interest. So this was a debate that was going on between these two groups of social scientists, one saying that mass media has a limited effect and the other one saying that mass media has a powerful effect. And what these social scientists started doing, those who were claiming that mass media has a powerful effect, what they started doing was that they said that maybe we cannot come up with the meta theory to show that media has a powerful effect, but we can show it to you through smaller studies, especially on the children, how it is affecting the behavior of the children. So they said that in order to prove that mass media has a powerful effect, we can show you through micro researches or through smaller studies. And this is particularly seen in the way children are learning from mass media. आज के जो हम सेशन में जो हम डिस्कशन करेंगे वो यही डिबेट को सामने रखेंगे कि मास मीडिया का पावरफुल इफेक्ट ही है और उसका लिमिटेड इफेक्ट नहीं है. इस सिलसिले में जो डिबेट्स चली उसमें जो मेन बातें जो हमारे सामने आई वो ये है कैथारसिस का एक कॉन्सेप्ट, एक सोशल लर्निंग का कॉन्सेप्ट और एक सोशल कॉग्निटिव थ्योरी का कॉन्सेप्ट. वी विल डू विद दीज थ्री थिंग्स इन द कमिंग सेशंस. Now again, let me go into the background before we proceed about and try to understand the concept of catharsis. Now, the background that I want to discuss with you is that what had happened was when there was this technological change, the society changed from rural to urban societies. And when you come into urban societies, then there is industrialization, then there is employment, then there is regular income of the laborers. And when you have regular incomes, then you can plan things more, and then you also know where to
how much to save and how much to spend on your leisure time activities. Then at the same time, when you have regular incomes, when this in another society, there are also कंज्यूमर गुड्स की जो है सोसाइटी वो भी सामने आ जाती है कि क्योंकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में प्रोडक्ट्स ने बिकना भी है और लोगों के पास पावर टू बाय भी आ जाती है. तो एक माशरे के अंदर एक ये भी लोगों के एटीट्यूड में चेंज आया कि दे it became more of a consumer society because now they were having regular incomes. Then naturally when they were having regular incomes, they could opt to buy things, and so at the same time the industrialists thought that this is the time that they can also they need to advertise the products that they are making. So advertisements and advertising became very powerful. At the same time, women also came out, and they also joined the workforce. The concept of the women staying at home was gradually diminishing, and women came in the field. So that also changed the social scene. There is no more the concept of a housewife, but there is a concept of a working woman. And so this was a change thing in the society. Then this meant that both the parents are working. And when both the parents are working, they are going out of the house. What about the children? What about the upbringing of the children? What about the values of the children? So this also became a topic of debate. What is going to happen to the children? And then when both the parents started working out, at the same time what was being challenged was the traditional ways of teaching the children certain values are also diminishing. At the same time, the role of the church and the school when it came to teaching certain values to the children also started diminishing or also was minimized. यानी कि जो बच्चों की सोशल डेवलपमेंट में जो किरदार चर्चेस और स्कूल्स का था वो नज़र नहीं आ रहा था. There was this turmoil. What is going to happen to these children? The parents are not at home. The church is not fulfilling is unable to meet the requirements of the children. So these were the things that were happening. And then the teenagers was also creating certain their behavior was creating certain questions, and what they were seeing in the teenagers were the rebellious teenagers. And then there was this theme that came up was the generation gap. The parents are unable to relate to the teenagers, and the teenagers cannot relate to the parents, and there was this division between the parents and the teenagers. And because of this gap between the parents and the teenagers, the delinquency also increased. यानी कि जो criminal behavior था teenagers के अंदर वो भी बढ़ गया. तो ये भी एक this was also a point of concern. And then there was at that time in the 60s, if you recall, there was this political turmoil also that was taking place, and in that political turmoil the blacks were, or the American Africans were rebelling against the white, and they were saying that they should have equal rights. And in the same time we saw the assassination of Martin Luther, and we also saw the assassination of Kennedy. So there was this political turmoil that was also taking place. Then again, as I mentioned it to you earlier, that the teenagers were rebelling. They were not following the conventional ways of doing things. And at that time, there was this emergence of the rock music also. And rock music really became very popular with the youngsters. And initially, the elders couldn't relate to this music. But this was a phenomena which was taking place and which was very disturbing for the elders. What is this new thing that is taking the teenagers by storm? And so in all these issues and all these concerns that were emerging, media was made responsible for all these turmoil or for all these things that were emerging in the society. यानी कि ये जो चीज़ें मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, इन तमाम चीज़ों के अंदर मीडिया को सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया कि वो माशरे के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है. जो डिस्कशन हुई वो ये हुई कि बच्चे जो हैं
अगर उनका डिलिंक्वेंट बिहेवियर है या टीनेजर्स हैं वो अगर माँ बाप की बात नहीं सुन रहे हैं तो मीडिया जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा उसका असर है. And because children are watching television, teenagers are watching television, they're listening to this kind of music, they're watching violence on the television. This is all affecting the teenagers. So they said, okay, no, we've got to revise this particular idea that media has a limited effect. So the federal government became very concerned how much should be media responsible for this deviant behavior in the youth. So they came up with a committee. And that committee is known as Surgeon General's Scientific Advisory Committee on Television and Social Behavior. This committee was formed in 1969 and it formulated its findings in 2 years. And they spent about $1 million on this, on the findings. And finally, whatever their suggestions were, they were brought up in the Congress, and in the Congress, this was stated about this committee. It said, while the report is carefully phrased and qualified in language acceptable to social scientists, it is clear to me that the causal relationship between televised violence and antisocial behavior is sufficient to warrant appropriate and immediate remedial action. The data on social phenomena such as television and violence and on aggressive behavior will never be clear enough for all social scientists to agree on the formulation of a succinct statement of causality. But there comes a time when the data are sufficient to justify action. That time has come. In the light of this recommendations, what the congressman stating is that there is data to show that media has a causal relationship with the deviant behavior in the children. यानी कि इतनी रिसर्च और इतना एविडेंस तो हमारे पास है जो ये शो करता है कि मीडिया जो है वो बच्चों के अंदर एक क्रिमिनल या एक वायलेंट बिहेवियर लेकर आता है. लेकिन कभी भी डाटा इतना नहीं होगा कि हम उसको एक हतमी तौर पे ये कह सके कि मीडिया का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है. लेकिन इतना डाटा है कि हम ये अज्यूम कर सकें कि मीडिया का एक नेगेटिव इफेक्ट है बच्चों के ऊपर. और अब ये वक्त आ गया है कि हम कोई एक्शन ले ताकि जो मीडिया में जो वायलेंस आ रहा है या जो क्राइम दिखाया जा रहा है, जो भी नेगेटिव चीज़ें या जो सेक्सुअल एलिमेंट्स मीडिया के अंदर है, दैट मस्ट बी कंट्रोल्ड. सो दिस इज़ व्हाट द कमेटी सजेस्टेड, दैट मीडिया, द कंटेंट ऑफ द मीडिया नीड्स टू बी लुक्ड इनटू because it is having an effect, it is having a negative effect on the children's behavior. Then again, President Johnson, he established a National Commission of the Cause and Prevention of Violence in 1968. And this commission also put forward certain recommendations, and it also severely criticized the role of the media when it came to violent behavior in the children. And they came up with a very interesting statement, which I would like to share with you. Let's see what this commission said. If, as the media claim, no objective correlation exists between media portrayal of violence and violent behavior, if, in other words, the one has no impact upon the other, then how can the media claim an impact in product selection and consumption, as they obviously affect the viewer's commercial attitude and behavior? Can they do one and not the other? This is a very interesting observation made by the commission. It said, if the media practitioners are claiming that media does not have a powerful effect on the children or on the youth, or if certain social scientists are saying that media has a limited effect, and so then if that's true, then why the advertisers are flooding the media with ads? Because they believe that they can persuade the people through their ads on the media to buy the products. यानी इस कमीशन ने जो तनकीद की उन सोशल साइंटिस्ट के ऊपर और उन मीडिया प्रैक्टिशनर्स के ऊपर जो ये कह रहे थे कि मीडिया का लिमिटेड इफेक्ट है और मीडिया जो है उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है जो बच्चों में या यूथ में जो वायलेंट बिहेवियर है उसके साथ मीडिया में जो वायलेंस आ रहा है उसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. अगर हम ये मान भी लेते हैं तो फिर आप हमें इसका जवाब दें कि फिर क्यों
जो एडवर्टाइजर्स हैं वो मीडिया के अंदर अपने इतने इश्तिहार दे रहे हैं, अगर वो इसलिए इश्तिहार, अगर वो ये समझते हैं कि मीडिया का कोई किरदार नहीं है लोगों को परसुएट करने में, तो फिर वो क्यों इतने इश्तिहार दे रहे हैं? सो दैट्स व्हाट दे वर ट्राइंग टू से इज, हाउ कैन दे से दैट मीडिया कैन डू वन थिंग एंड कैन नॉट डू द अदर? यानी कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मीडिया का कोई इफेक्ट नहीं है, और एट द सेम टाइम यू आर यूजिंग द मीडिया फॉर परसुएडिंग द पीपल टू बाय प्रोडक्ट्स थ्रू योर एड्स. So this was this thing going on, and the controversy kept on. But then ultimately, when this controversy grew stronger and stronger, the media decided that we are going to impose certain restrictions on themselves, and they also it was also decided that the family members should also, the elders in the family should also restrict their children from watching television, especially with violent content in it, and they should restrict their timings. And at the same time, the media should also try to minimize the violent content in the media. Another thing that was being said about the violence that was depicted on the television was that, and which also helped in forming many other middle-range theories, which again, these middle-range theories basically was aiming at or were propounding that media is having a powerful effect. So all these theories basically emerged from this particular idea that media में जो violence आ रहा है, that is having a negative effect on the lives of the children. So what happened was that the research that they were conducting, they found out that maybe media is not having an immediate effect on the children, but maybe it is having effect which is so deeply rooted that it will come gradually, or it will show gradually in the lives of the children. यानी कि मास मीडिया का शायद आपको इमीडिएट इफेक्ट तो नज़र ना आए, लेकिन मास मीडिया के अंदर जो वायलेंट कंटेंट है वो इस आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में इस तरह से आए कि वो बाद में उनके अंदर एक वायलेंट बिहेवियर आए. यानी कि जो रिसर्चेस हुई, एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस भी हुई, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्चेस भी हुई, और उनकी लाइट में सोशल साइंटिस्ट ने ये कहा कि मीडिया का जो वायलेंस है वो बच्चों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता असर कर रहा है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बच्चों में फ़ौरन ही एक वायलेंट बिहेवियर नज़र आए, या उसका एक फौरी, टीवी के जो वायलेंस उसका एक फौरी असर बच्चों में नज़र आए, बल्कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें नज़र आएगा. लेकिन जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि डिबेट तो हो रही थी कि नहीं, मीडिया का कोई इफेक्ट, मीडिया का जो वायलेंट कंटेंट उसका कोई इफेक्ट नहीं है. तो उसमें एक नया कॉन्सेप्ट जो बना वो था कैथारसिस का, और बेसिकली ये कॉन्सेप्ट डेवलप इसलिए किया गया जस्ट टू जस्टिफाई दिस वायलेंस एंड दिस एक्शन इन द मीडिया. जो कैथारसिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बाद दफ़ा सब्लिमेशन भी कहते हैं. वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है, इट इज़ द आइडिया that viewing violence is sufficient to purge or at least satisfy a person's aggressive drive and therefore reduce the likelihood of aggressive behavior. यानी कैथारसिस का कॉन्सेप्ट ये उन्होंने कहा कि जब बच्चे या जब यूथ वायलेंस देखते हैं टेलीविज़न पे, तो जो उनके अंदर जो अग्रेसिव फीलिंग्स हैं उनको वो वेंटिलेट हो जाती है या वेंट आउट हो जाती है. यानी जो उनके अंदर जो गुस्सा है या जो अग्रेशन है वो उसको एक किस्म का एक आउटलेट मिल जाता है, एंड दैट रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ देयर बिकमिंग वायलेंट. यानी कैथारसिस का कॉन्सेप्ट ये कि जी जो अपना गुस्सा है वो उनका निकल जाता है जब वो वायलेंस टेलीविज़न के ऊपर देखते हैं. और उस पर फिर उन्होंने उसकी जस्टिफिकेशन दी, वो ये दी कि जी इसकी तो एक सोशल यूटिलिटी है, यानी कि एक जो पेंट अप एग्रेशन है और जो हॉस्टिलिटी है यूथ के अंदर, वो सारी जो है वो बाय वाचिंग द वायलेंस ऑन द टेलीविजन इज डिफ्यूज्ड और इज टेकन आउट. हाउएवर जो क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा कि दिस इज़ अ फोनी आर्ग्यूमेंट. इस आर्ग्यूमेंट में कोई बेस नहीं है कि आप ये कहें कि बच्चे टीवी पे वायलेंस देखते तो उनका जो अपने अंदर का जो एग्रेशन है वो निकल जाता है.
ये तो it does not appeal to common sense, nor does it have, nor is it supported by any evidence. In fact, उसकी जो वो आर्गुमेंट है वो ये देते हैं कि वो ये कहने लगे कि क्या हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर टेलीविजन के अंदर एक फैमिली जो है एक बहुत मज़ेदार चॉकलेट केक खा रही हो या बहुत मज़े की कोई खाने की चीज़ खा रही हो, तो हमारी जो अपनी एपेटाइट, खाने की एपेटाइट है वो ख़त्म हो जाती है। बल्कि होता ये कि जब आप कोई मज़ेदार खाने की चीज़ टेलीविज़न पे देखते हैं तो आपका दिल लल चाहता है कि आप भी वो खाएं। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जब आप वायलेंस देखें तो उसमें तो आपका कैथारसिस हो जाए, उसमें तो आपकी एग्रेसिवनेस जो है वो निकल जाए, बट व्हेन इट कम्स टू सीइंग वेरी एपेटाइजिंग थिंग ऑन द टेलीविजन, instead of trying not to eat that food, you will definitely like to eat that food. तो उन्होंने कहा ये कैथारसिस की जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज completely phony. Similarly उन्होंने कहा कि अगर आप, and it can be like if you see action movies like Die Hard आप देखें और आप ये कहें कि जिसमें आप इतना वायलेंस मूवी में देखते हैं, इतना अग्रेशन देखते हैं, और आप ये कहें कि जो वो मूवी देख के जब हम बाहर आएंगे हम एक बड़े पीसफुल और एक बड़े सीरीन होंगे, that's not possible because you've seen such a lot of aggression and it does affect you, and it's not possible that you'll come out as a very peaceful person after seeing a movie with such a lot of action and such a lot of bloodshed. So this concept of catharsis, justifying the violence on the television, was completely rejected and it was considered as a phony argument. Now let's look into another aspect of this thing कि अब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं टेलीविज़न के और उसका इफेक्ट का, वो हम साइकोलॉजिस्ट से जो साइकोलॉजी है वहाँ से हमने लिया है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि साइकोलॉजिस्ट ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया कि हाउ डू पीपल लर्न फ्रॉम थिंग्स एंड व्हाट आर द स्टेजेस इन वंस लाइफ व्हिच helps him in learning things. And when we will understand this concept of how person learns things, we can also relate that concept with the mass media. How do we learn certain things by watching certain things on the television? So this basically led to this concept of social learning का जो concept, और फिर later on it was developed into social cognitive theory. And these theories were taken from the psychology and then they were applied on mass media, and mass media in the sense कि किस तरह से mass media का effect होता है, उस चीज़ को समझने के लिए हमें ये social learning theory और social cognitive theory के concepts को समझना होगा। social learning theory जो है वो क्या है? social learning theory जो है, it says social learning encompasses both imitation and identification to explain how people learn through observation of other in their environments. You see in this definition or in this concept of social learning theory is there are two things that you need to look into. One is the imitation and the other one is identification. Now what this theory basically was saying was that it is either through imitation or through identification that people learn new things. When people observe certain behavior, so either they imitate or they identify with this new behavior, and then they learn from these observations that they have made. Let's first look at the concept of imitation. Imitation is the direct mechanical reproduction of behavior. यानी कि टेलीविजन पे किसी बच्चे ने किसी कैरेक्टर को देखा और उसको उसी तरह से आके एक्ट आउट कर दिया। जैसे एक ज़माने में एक बात थी कि जब सुपरमैन की मूवीज़ आई तो सुपरमैन जो था वो उड़ता भी था, है भी, और मूवीज़ में भी उड़ता था। तो उसमें फिर बच्चों ने क्या किया कि अपने पीछे जो है उसी तरह से एक कपड़ा लगा के, एंड they have developed this concept that they can also be the Superman, and they tried to fly. And when they tried to fly, of course, they couldn't fly and they used to fall down. So there was this immediate reaction of what they were seeing, and they were imitating what they were seeing. जैसे कि अगर कोई बिल्कुल जो डायरेक्ट आप इमिटेशन की चीज़ देख सकते हैं कि अगर किसी ने देखा हो कि किसी बच्चे ने किसी आदमी को मारा है और जिस तरह से डंडे से मारा हो, उसके बाद अगले दिन हम देखें कि जो बच्चा है जिसने ये चीज़ देखी है वो उसी तरह से डंडा पकड़े और किसी और आदमी को जिस पे कि उसको गुस्सा हो
उसको उसी तरह से वो मानना शुरू कर दे. तो ये हम कहते हैं कि ये उसने इमिटेशन की है of the act that he has seen. So one way of learning things is by imitating other people's behavior. And the other, of course, ये जो imitation का के through जो learning है, especially जो mass media के through जो imitation देखते हैं हम, वो बहुत rare है और बहुत ही dramatic है. It's not that every day you see that children are copying the things that they see, or they're imitating the characters that they see immediately, but you do come across such incidents that where children have copied exactly the thing that they have seen, but it is not a very frequent thing, and it is also not that you can say कि it is a very common thing. तो अब इसमें अब मसला फिर साथ साथ ये भी आया हुआ है, और ये बात भी सोशल साइंटिस्ट ने बताई कि ज़रूरी नहीं है कि जो मीडिया के अंदर जो एक कैरेक्टर है उसके साथ जो एसोसिएशन अगर कोई बच्चा या कोई शख्स करता है तो वो सिर्फ टीवी का नतीजा हो, बल्कि ये भी ऐन मुमकिन है कि उसकी अपनी एक प्री डिस्पोजिशन ऐसी हो, या उसकी एनवायरनमेंट ऐसी हो, या उस शख्स की बैकग्राउंड ऐसी है जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर एक्ट की तरफ ज़्यादा माइल हुआ और फिर उसने उसको इमिटेट किया. यानी देयर इज़ नॉट ओनली वन रीज़न फॉर अ सर्टेन बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड और ऑफ अ पर्सन, and that one reason is not necessarily television. It can be the predisposition of the viewer or of that person who is imitating. यानी उस शख्स का कोई अपनी कोई बैकग्राउंड है, उसकी कोई फैमिली बैकग्राउंड हो सकती है, या उसका कुछ ऐसा नेचर हो, या हो सकता है he's come from a family which is a broken family, जिसकी वजह से जो भी वजह बन सकती है कि वो उसने एक ख़ास एक्ट जो है वो टेलीविज़न से पिकअप किया और उसको उसी तरह से इमिटेट किया. सो व्हेन इट केम टू लर्निंग थ्रू इमिटेशन फ्रॉम द mass media, social scientists had slight reservations. But if you look at the other concept of social learning, and that is identification. Now, identification, on the other hand, is a particular form of imitation in which copying a model, generalized beyond specific acts, springs from wanting to be and trying to be like the model with respect to some broader quality. यानी जो identification है वो imitation ही की किस्म है, लेकिन वो imitation नहीं है इस तरह से कि वो exactly आप वो act नहीं करते जो आपने देखा हो, बल्कि उस कैरेक्टर के साथ आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें और फिर उस आइडेंटिफिकेशन के बाद आप उसको ऐसा अपने लिए एक रोल मॉडल बना लें कि आप उसको सामने रख कर अपने बाकी बिहेवियर को कंडक्ट करें. यानी कि आइडेंटिफिकेशन इज slightly different from imitation in this sense that in identification the person who is viewing a certain character, he starts relating to that character and he starts behaving in the same way as that character is. जैसे कि वेस्ट के अंदर तो हमने देखा भी और अभी भी आजकल भी ये हालात हो रहे हैं. जैसे एल्विस प्रेस्ले का जो बहुत मशहूर रॉक सिंगर, उसमें उनको he became a role model and people started identifying themselves with this rock star and they started walking like him, talking like him, even they started dressing up like him. So this is an identification thing when they are relating themselves with, or when they're identifying themselves with a certain character on the television. Now this kind of thing might not be very immediate as imitation was, but what happens here in this, the effect of this is more lasting. यानी कि इस जब हम आइडेंटिफिकेशन जब लोग करते हैं किसी कैरेक्टर के साथ तो शायद उसका असर फौरी नहीं होता, लेकिन और उसका इतना ड्रास्टिक नहीं होता, लेकिन इमिटेशन के अंदर क्या होता है कि वो आप के ऊपर एक लास्टिंग इफेक्ट हो जाता है उस सर्टन कैरेक्टर का जिसके साथ कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. इमिटेशन फॉर मीडिया इज क्लियरली मोर ड्रामेटिक and observable than is identification. But identification with media models might be more lasting and significant
of the media affects. इस चीज़ को जो ज़्यादा प्रमोट किया वो दो साइकोलॉजिस्ट थे, नील मिलर एंड जॉन डॉलर्ड ने. इन दोनों साइकोलॉजिस्ट ने जो सोशल लर्निंग का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग दी कि किस तरह से हम लोग जो है वो लर्न करते हैं और किस तरह से हम लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उस बिहेवियर से हम किस तरह से लर्न करते हैं. इन्होंने जो बात की वो इस तरह से की कि they argued that imitative learning occurred when observers were motivated to learn, when the cues or elements of the behavior to be learned were present, when observers performed the given behaviors, and when observers were positively reinforced for imitating those behaviors. इन साइकोलॉजिस्ट ने जो बात रीइंफोर्स की या जो बात स्टेट की वो ये की कि लोग जो है लोगों के बिहेवियर से इस तरह सीखते हैं कि जब वो लोगों के बिहेवियर को देखते हैं और फिर उसी तरह से उसको जब आपने आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको इमिटेट करते हैं, उसके बाद अगर उनको कोई उससे एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है तो फिर उनकी एक लर्निंग फिर वो उस चीज़ से सीखते हैं. यानी कि लेट्स टेक द एग्जांपल कि बच्चे ने टेलीविज़न के ऊपर कोई नज़म सुनी और उसको वो अच्छी लगी और उसने याद कर ली और फिर वो याद करके उसने अपने पेरेंट्स को सुनाई और पेरेंट्स ने उसको अप्रिशिएट किया, उसको कोई स्वीट्स दी या उसको बाहर को खिलाने लेके चले गए तो बच्चे को एक रिवॉर्ड मिला. जब बच्चे को वो रिवॉर्ड मिला तो उसने कहा और तो फिर उसने ये सोचा कि जब मैं इस बिहेवियर को अपनाऊंगा तो दिस विल बी रिवॉर्डिंग. सो दिस इज़ हाउ ही हैज़ लर्नड इट. So although what he has done is he has first observed other person's behavior, he has imitated it, and then it becomes a learning experience for him only when it is being rewarded. So this was propounded by these psychologists. So in other words, what we can say is that people could imitate behavior that they saw. Those behaviors would be reinforced and therefore learned. However, what became the concern of the social scientists was that when it comes to the media, how much and what kinds of behaviors people learn. यानी कि जब मीडिया से कोई चीज़ सीखने की बारी आती है तो उसमें ये मालूम करना बड़ा ज़रूरी है कि लोग कितना मीडिया से सीखते हैं और क्या चीज़ या what kind of things do they learn from the media. So this became a topic of concern, a topic of debate. And what they did was initially that they just relied on the stimulus response learning concept. कि शुरू में उन्होंने बिल्कुल एक लीनियर सा कॉन्सेप्ट दिया कि जी लोग जो है मीडिया में एक ख़ास कैरेक्टर को देखते, उसको अगर उनको जो भी उनका कैरेक्टर का बिहेवियर होता है उसको वो उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करते और फिर उसको वो अपनाते हैं या उसको अपने बिहेवियर में लेकर आते हैं. और जब वो बिहेवियर में लेकर आते हैं तो फिर उसमें अगर कोई रिवॉर्ड मिल जाता है तो फिर वहाँ से उनकी एक लर्निंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है. तो एक सिंपल एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के कॉन्सेप्ट के साथ मीडिया का इफेक्ट देखा गया लोगों के लर्निंग बिहेवियर पे और पर्टिकुलरली बच्चों के लर्निंग बिहेवियर पे. इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि द सोशल साइंटिस्ट assumed that individuals behaved in certain ways and then shaped their behavior according to the reinforcement they actually received. So imitation simply made it easier for an individual to choose a behavior to reinforce. So basically जो learning है वो किस तरह से होती है जब किसी behavior को reinforcement मिले. और वो reinforcement कैसे मिलती है जब उसमें कोई उनको कोई reward का मिल जाए या उसकी कोई तारीफ हो जाए उस काम की, तो उसके बाद फिर वो रीइंफोर्स्ड बिहेवियर हो जाता है और फिर रीइंफोर्स्ड बिहेवियर से ही लर्निंग शुरू होती है. तो लर्निंग थ्योरी को अगर हम एक कैप्सूल फॉर्म में बयान करना चाहें तो वो हम इस तरह से करेंगे. तो ट्रेडिशनल लर्निंग थ्योरी asserts that people learn new behavior when they are presented with stimuli, something in their environment. In mass media case it would be mass media or television. Then they make a response to those stimuli. यानी उन्होंने टेलीविजन पे कुछ देखा उसके बाद उसको रिस्पॉन्स किया and have those responses reinforced either positively rewarded or negatively punished. In this way
new behaviors are learned or added to people's behavioral repertoire, the individual's available behavior in a given circumstance. अब ये सोशल लर्निंग थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी, और ये लिमिटेशन जो थी ये मास मीडिया का जो इफेक्ट है बच्चों के ऊपर या लोगों के ऊपर जो है उसको फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इसके नतीजे में जो एक नई थ्योरी जो साइकोलॉजिस्ट ने, और जिसमें कि बंडोरा का नाम सबसे आगे है, हमने वो जो थ्योरी सामने की वो है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो थी उसने हमें ये बताने की कोशिश की कि क्या चीज़ लोगों को मोटिवेट करती है कोई चीज़ सीखने के ऊपर। व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल, what are the motivations that are behind a human being when it comes to learning certain things. So what happened was that they went beyond, this theory went beyond the social theory concept, and this theory worked on the reasons or on the factors which motivated the people from learning a certain thing or from not learning a certain thing. Social cognitive theory, according to Bandora, is social cognitive theory explains psychosocial functioning in terms of triadic reciprocal causation. In this model of reciprocal determinism, behavior, cognitive, biological, and other personal factors and environmental events all operate as interaction determinants that influence each other biodirectionally. बंडोरा ने जो कॉन्सेप्ट दिया लर्निंग का, उसमें उसने 3 बातें की। उसने कहा जी 3 बातें रिस्पॉन्सिबल हैं लोगों के किसी चीज़ के सीखने में या उसके बाद फिर उनके बिहेवियर में। और उसमें वो जो 3 बातों को जो उसने हाईलाइट किया वो ये है, एक उन्होंने कहा बिहेवियर, एक उन्होंने कहा कॉग्निटिव, बायोलॉजिकल एंड अदर पर्सनल फैक्टर्स, और तीसरा एनवायरमेंटल इवेंट्स। These 3 different factors interact and influence each other when it comes to the thought and behavior of people. And these variables strengthen the certain thought and certain behavior at different times and at different occasions. यानी ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों की तीनों असरअंदाज होती हैं, एक दूसरे के ऊपर अंदाज होती हैं लोगों के थॉट और बिहेवियर को डिटर्मिन करने के लिए। इसमें हम देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल कैरेक्टर रीज़न हो सकता है या कोई पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है जो कि वजह बन सकता है लोगों के ख़ास किस्म के लर्निंग बिहेवियर की, उसमें हम क्या चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं? उसमें उनका IQ लेवल भी हो सकता है, उसमें उनका सेक्स भी हो सकता है, उसमें उनकी रेस भी हो सकती है, उनकी एक ख़ास बैकग्राउंड हो सकती है जो उनकी लर्निंग बिहेवियर को डिटर्मिन करती है। सिमिलरली जब हम ये कहते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसमें जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसमें हम एनवायरमेंटल इवेंट्स को भी लेकर आ सकते हैं कि हर किसी को एक जैसे हालात नहीं मिलते हैं और लोग जो है अपने डिफरेंट हालात के अंदर डिफरेंट तरीके से उनकी ग्रोथ होती है और उनकी डिफरेंट लर्निंग कैपेसिटीज़ होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को हम वी आर वेरी चूजी अबाउट वेयर वी सेंड आवर चिल्ड्रन एंड वी आर वेरी फोकस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि जी बच्चों की जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं वो उभर के सामने आनी चाहिए, तो हम ऐसे स्कूल्स को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे ये बच्चों की एबिलिटीज़ जो है वो इन्हांस हों। लेकिन अगर और हम देखते भी हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंस के जो अच्छे स्कूल होते हैं वो एक ख़ास इन्वायरमेंट बच्चों को प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि वो जो बच्चे हैं उनकी एक क्रिटिकल और क्रिएटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो सामने आती हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फिर ऐसे स्कूलों में चले जाते हैं जहाँ पे कि उनकी ये एबिलिटीज़ इन्हांस नहीं होती, बट मे बी उनकी मेमोरी की या उनकी रोट लर्निंग की जो एबिलिटीज़ हैं वो इन्हांस हो रही होती है। तो बच्चे हैं उनमें एक बायोलॉजिकल डिफरेंसेस भी है प्लस उनके एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो कि डिटर्मिन कर रहे हैं उनके फर्दर लर्निंग को और बिहेवियर को और उनके फर्दर थिंकिंग के प्रोसेस को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस थिंग ऑल्सो इन माइंड। अक्सर ये भी देखा गया है कि द रिच पीपल हैव एक्सेस टू more better schools where the children are exposed to better environment. So usually people say the IQ level of the rich people's children is more than the IQ level of the poor children, and the reason being that the rich people's children are exposed to such an environment where their IQ is better and it improves, whereas the poor children are not exposed to such an environment. And similarly,
it's just not the learning environment that I'm talking about. It can also be other things. Maybe there are children who belong to a family they belong to such a family where their parents have died at an early age. So, of course, their psychological and their mental makeup would be very different from those children who come up, who are brought up in a healthy environment, who are brought up in a complete family where both their parents are alive. So these biological differences, these environmental factors are the main reason for, there can be the main causes for the way one learns. Now the problem is how do we apply these concepts when it comes to the media. जब हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स के साथ हमने जब मीडिया को जब हम व्यू कर रहे होते हैं या मीडिया को जब हम देख रहे होते हैं तो ये कॉन्सेप्ट्स है, इनको हमने किस तरह से रिलेट करना है, और ये अभी हम इंशाल्लाह ताला भी हम पढ़ेंगे भी. लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें जहन में रखनी है कि ये कॉन्सेप्ट हमने बड़ी डिटेल में समझने हैं, इसलिए क्योंकि यही जो कॉन्सेप्ट्स हैं बंडोरा के सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के, वो हमें हेल्प करते हैं मीडिया के अंदर जो वायलेंस है उसके इफेक्ट को समझने के लिए, जो मीडिया के अंदर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल है उसका जो इफेक्ट है लोगों के ऊपर उसको समझने के लिए, फिर जो मीडिया से प्रो सोशल या जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है या जो एंटी सोशल जो नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द मीडिया हैं वो किस तरह से लोगों पे असरअंदाज होते हैं. फिर आइंदा जो हम पढ़ेंगे कल्टिवेशन थ्योरी, उसको भी समझने के लिए हमें ये बंडोरा के सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ मास मीडिया को समझना ज़रूरी है. एंड फाइनली हाउ मीडिया इज़ एबल टू परसुएड पीपल, what are the things in the media and what are the things that are present in the human beings which affect their learning behavior when it comes to viewing the media. So this particular theory must be understood in detail, and although it is slightly tricky, but we've got to focus more on it so that we can understand the effect of mass media on the areas that I have just mentioned. सोशल कॉग्निटिव जो थ्योरी है वो बेसिकली जब लर्निंग की बात करती है तो वो ह्यूमन बींग्स के इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पे बहुत एम्फसाइज करती है कि इंसान जो है वो बाकी मखलूक़ात से अगर फ़र्क है तो वो फ़र्क इसलिए है कि उसमें ये 4 ख़ास खुसूसियात हैं. ये 4 खुसूसियात हम समझेंगे तो फिर हम इसको रिलेट कर सकेंगे इफेक्ट ऑफ द मास मीडिया. नाउ व्हाट आर दोज 4 ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स which this particular cognitive theory gives emphasis to? These are symbolizing capacity, self-regulatory capacity, self-reflective capacity, and vicarious capacities. So these 4 human characteristics were given by Bandora in 1994. We will in the coming session discuss these 4 capacities in detail, and we will then again relate these capacities with the learning behavior of human beings, and then we'll relate this thing with mass media. So what we have done in this session is that we have tried to trace out the debate that took place between those who said that mass media has a limited effect and those who said that mass media has a powerful effect. And those who said that mass media has a powerful effect basically focused on the deviant behavior of the children. And they were critical of the content, the violent content that was shown in the mass media, because they felt that the violent content in the mass media is mainly responsible for the violent behavior in the youth. And then they came up with different theories. And what we've done in this session is that we have also tried to understand that how mass media has a long term effect on the children. It's not that one can witness an immediate effect of the mass media. One sees the effect of the mass media in the long term. And in this regard, we've tried to understand 2 theories, social learning theory and social cognitive theory. We will do the social cognitive theory in detail in the coming session. Till then, Khuda Hafiz.